आज हम भारतीय न्यायपालिका और देश की राजनीति के गलियारों से जुड़ी एक ऐसी बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के कानूनी और राजनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोप सही पाए हैं। मामला दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिली बड़ी मात्रा में नकदी से जुड़ा हुआ है। समिति के मुताबिक जस्टिस वर्मा नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। रिपोर्ट में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का भी जिक्र है। रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा? क्या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है? जस्टिस वर्मा अप्रैल 2026 में पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का सवाल अलग हो जाता है। लेकिन इस्तीफा आपराधिक जांच का रास्ता अपने आप बंद नहीं करता। विशेषज्ञों के बीच इस बात पर अलग अलग राय है कि रिपोर्ट के बाद आगे की आपराधिक कार्रवाई किस प्रक्रिया से होगी। भारत के न्यायिक इतिहास में एक हाईकोर्ट जज को जेल जाने की नौबत पहले भी आई है। नाम था जस्टिस CS कर्णन। हालांकि उनका मामला भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि अदालत की अवमानना का था। जस्टिस CS कर्णन मद्रास हाईकोर्ट में और बाद में कोलकाता हाईकोर्ट के जज रहे थे। 2017 में वो उस समय देश भर में चर्चा में आए जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। जस्टिस कर्णन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर करीब 20 जजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने इन जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2017 में उन्हें न्यायिक और प्रशासनिक काम करने से रोक दिया। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। जस्टिस कर्णन ने पलटकर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस और दूसरे जजों के खिलाफ भी आदेश जारी कर दिए। 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी माना। अदालत ने इसे न्यायपालिका की गंभीर अवमानना बताया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद जस्टिस कर्णन फरार रहे। आखिरकार 20 जून 2017 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें तमिलनाडु के कोयम्बटूर से गिरफ्तार कर लिया। वो जेल जाने वाले पहले मौजूदा हाईकोर्ट जज बने। दिसंबर 2017 में 6 महीने की सजा पूरी करने के बाद वो जेल से बाहर आए। इस तरह जस्टिस कर्णन का मामला भारत के न्यायिक इतिहास में एक बेहद चर्चित केस बन गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज होने की संभावना पर कानूनी विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया है। समिति के मुताबिक वो अपने सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी का मानना है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। उनके मुताबिक जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया अब निष्प्रभावी हो गई है। हालांकि आपराधिक जांच का रास्ता इससे बंद नहीं होता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की राय अलग है। उनका कहना है कि इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। उनके मुताबिक महाभियोग से हटाए जाने पर मिलने वाले पेंशन लाभ भी प्रभावित होंगे। संविधान विशेषज्ञ का कहना है कि इस्तीफे के बाद संसद का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने में संसदीय कार्यवाही बाधा नहीं बनती। उनके मुताबिक जज रहते हुए मिलने वाला संरक्षण अब खत्म हो चुका है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि समिति की रिपोर्ट अपने आप FIR का आधार नहीं बन सकती। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी का मानना है कि अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर पूरे मामले की आपराधिक जांच होनी चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद 14 मार्च 2025 की रात सामने आया। उस समय वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। उनके सरकारी आवास में आग लगी थी। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को स्टोर रूम में अधजली नोटों की गड्डियां मिली थी। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने आंतरिक जांच कराई। इसके बाद जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। बाद में उनके खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
अदालत ने जजों की जांच से जुड़े कानून के तहत 3 सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने मामले में गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस वर्मा नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और मालिकाना हक को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। समिति ने तीनों आरोपों को साबित माना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टोर रूम में मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में गंभीर चूक हुई और साक्ष्यों की स्थिति में बदलाव हुआ। लेकिन इस मामले में एक बड़ा मोड़ पहले ही आ चुका था। जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया था। उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का व्यवहारिक आधार कमजोर हो गया। अब समिति की रिपोर्ट संसद में आ चुकी है, इसलिए बहस का केंद्र बदल गया है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जा सकता है या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक जांच और प्राथमिकी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये वही बिंदु है जहां जस्टिस वर्मा का मामला जस्टिस कर्णन से बिल्कुल अलग हो जाता है। कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अवमानना मामले में दोषी ठहराकर सजा दी थी। वर्मा के मामले में अभी आपराधिक अदालत ने कोई दोष सिद्धि नहीं की है।